नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। दोस्तों अभी जो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं उसका ये सेकेंड पार्ट होगा। ये जो पार्ट है ये जो है 22 फरवरी 2015 का है। याद रखिएगा, पेपर सेकेंड के लिए है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसमें जो है 30 क्वेश्चन होगा। इससे पहले पहला पार्ट हो चुका है, वो जो था 2015 का ही वो है सितंबर का। तो आप जो है उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और बाल विकास में जो है मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेसिस में मेरा जो लेक्चर है कम से कम 10-12 लेक्चर है, उस जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपके कंसेप्ट के लिए जो बातें ज़रूरी है उसको वहाँ क्लियर कर दिया गया है। तो पहले आप अगर उसको देख लेते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो देखने के बाद आप जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में अपने से कुछ सोचने लायक, कुछ समझने लायक हो जाएंगे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वहाँ देखिए प्ले लिस्ट में जा कर के, और फिर इसके बाद यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइए। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और इस चैनल पर जो आपको जनरल कंपटीशन के जैसे एसएससी जेईई सीएचएसएल और सभी चीज़ का तैयारी कराया जाता है, और सीटीईटी का संपूर्ण सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज तैयारी कराया जाता है केवीएस के लिए भी। तो आप इस चैनल से जुड़ें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए सबसे पहले जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरा जो ट्रिक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि परीक्षा में जो है अगर आप बैठते हैं तो पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अगर क्वेश्चन को समझने में भला ही आपको 10 सेकंड ज़्यादा का समय लग जाए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बार बार ऑप्शन को पढ़ेंगे और ऑप्शन से अगर आप अपना आंसर नहीं छांट पाते हैं तो आपको उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इस भ्रम से बचें और पहले क्वेश्चन को समझा करें। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ें, 5 से 10 सेकंड का समय क्वेश्चन पे ज़्यादा दें, और उसके बाद जो अगर आप ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको अपने आप जो है ऑप्शन खुद बोल देता है कि मैं इसके लायक आंसर में हूँ या नहीं हूँ। देखिए मेरा जो तरीका है, अगर हम मेरे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को जो सफलता मिली है उसके पीछे यही रीज़न है कि मैं सबको जो पढ़ाता हूँ और उससे ज़्यादा उसमें ये गुण डेवलप करवाने का प्रयास करता हूँ कि वो जो है खुद से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सके। देखिए यहाँ जो है जैसे फैक्ट कम पूछता है लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन में फैक्ट पूछता है, तो फैक्ट जो है आपको तो रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कंसेप्ट बेसिस होती है वो जो है आपको अपने ब्रेन में सोच करके भी, और एक शिक्षक के बारे में जो है ये इसमें मेनली पढ़ा जाता है बच्चों के व्यवहार के बारे में। तो आप एक अच्छे शिक्षक के नाते अगर सोचेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे। कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं। ठीक है, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपकी कक्षा में बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। बिल्कुल वो गलतियां करेंगे, बच्चे हैं तो करेंगे ही। इस स्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए कह रहा है कि बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चे का, इसलिए देखिए यहाँ बुद्धि स्तर निम्न कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न होगा वही बदमाशी करेगा। बच्चा है वो किसी भी बुद्धि स्तर का हो वो बदमाशी कर सकता है। तो देखिए ये जहाँ छांटने की बात है कि क्वेश्चन में किसको सेपरेट करूँ, तो पहला ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट जाता है। चलिए आपके पास बच जाता है सेकेंड ऑप्शन। कह रहा है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी विश्लेषण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए ये जो है इसका आंसर हो सकता है, क्यों हो सकता है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपकी शिक्षण विधि जो है उसके लिए रुचिकर न लगता हो, तो वो जो है ऐसा गलतियां कर सकता है। तो देखिए ये ऑप्शन हो सकता है, मैं इसको ऑप्शन रखता हूं कि सेकंड हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि इससे बेहतर अगर कोई है तो उसको चुन लिया जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, कह रहा है कि बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है
और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि जब आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो बच्चों में रुचि नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य होता है, आपका काम होता है कि आप बच्चों में रुचि उत्पन्न करें। तो ये भी ऑप्शन आपका वैसे ही कट गया। देखिए नेक्स्ट फोर्थ है, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही गलत हो गया। तो चलिए आपका जो है सेकेंड ऑप्शन बता है। तो देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन, देखिए मेरे द्वारा जो सिखाया जा रहा है आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर रटिए। अगर आप क्वेश्चन का आंसर रटते हैं, देखिए यही दूसरे टीचर के पास आप जाते हैं या अलग अलग तरह का वो बताते हैं कि ये मटेरियल ले लीजिए, फलाना ढिमकाना, इधर उधर ये करिए। देखिए मेरे द्वारा वो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार, देखिए यहाँ जो आपने देखा कि इतने सारे ऑप्शन में ऑप्शन खुद ब खुद बोल रहा है। आपको ऑप्शन का बस वर्ड को जो है ध्यान से देखना है। वो खुद बोल रहा है कि मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लायक हूँ या नहीं। आपने देखा तो आपको जो है ये गुण खुद में डेवलप करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, बिल्कुल देखते हैं कि अगर आप एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में कोई बच्चा असफल हो रहा है तो जो असफलता में इस विश्वास, मतलब क्या विश्वास की तरफ ले जा रही है, उस बातों को चलिए देख लेते। कह रहा है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए ये जो है कह रहा है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने में, देखिए असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आकलन जो है वस्तुनिष्ठ होगा तो ही उसकी असफलता स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। तो देखिए ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट जाता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ आकलन, बस एक आकलन के द्वारा बच्चों को बहुत तरह से आकलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है कि बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों में इस तरह की बातें होंगी कि कुछ निश्चित कमियां, मतलब निश्चित है कि उसमें कुछ कमियां होगी या कुछ कमियां उसकी जो है क्षमताएं या कमियां, निश्चित रूप से ऐसा बात नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी कारगर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए इस ऑप्शन को आप गौर से देखिए। पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षण पद्धति, आपके द्वारा जो शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है वो, और आकलन प्रक्रिया, जो आकलित करने की जो भी प्रक्रिया है वो, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए ये बातें हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे वो व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास कर ले। ये बिल्कुल नकारात्मक बातें हैं, इस पे हम लोगों को नहीं जाना है। तो स्पष्ट हो क्या गया कि आपका जो है सेकंड का थर्ड ऑप्शन जो है यही आपका सबसे राइट आंसर है। तो याद रखिएगा सेकंड का थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस मतलब सीरीज़ में जो है मैं आप लोगों को 2011 से लेकर के 2020 तक कोशिश करूंगा कि सारा जो 2020 मतलब लास्टली जो है 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ है लास्ट में दिसंबर में, वहाँ तक आपको कंप्लीट करवा दूँ। लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इस वीडियो को जो आप लोग थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, तो ही मैं कर पाऊँगा। क्योंकि मैं अगर इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि आप थोड़ा इसे शेयर करने में हमारी मदद करें। देखिए चलिए नेक्स्ट कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप एक शिक्षक हैं, आप कक्षा में हैं, तो वो आपकी कक्षा के बच्चों को जो है क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। तो उसके बारे में जो ऑप्शन है चलिए उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, चलिए ठीक है, ये बात कुछ हद तक माना जा सकता है कि क्वेश्चन पूछने के लिए जिज्ञासाएं क्या होती है, बढ़ सकती है। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा 100% अभी इस पे श्योर नहीं है। चलिए आगे भी देखते हैं, हो सकता है इससे भी उत्तम बातें होंगी। कह रहा है कि जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उसमें बुद्धि की कमी है। देखिए यहाँ बुद्धि की कमी यहाँ नीचा दिखाने की बात है, तो ये तो वैसे ही गलती हो गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पना स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ये बिल्कुल ये बातें सत्य कही जा सकती है, क्योंकि जो है अन्योन्य क्रिया के द्वारा, प्रश्न अन्योन्य क्रिया मतलब ये जो है प्रश्न पूछना, समझाना, ये जो अन्योन्य क्रिया है द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। अधिगम को जो है सीखने को आगे बढ़ाता है तथा संकल्पनाओं अस्पष्ट की दिशा में बढ़ते हैं, संकल्पनात्मक अस्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है कि बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसका जो है सबसे ज़रूरी नहीं है कि भाषा कौशल के लिए यही काम किया जाए। तो देखिए इसमें जो है सबसे अच्छी आपका जो आंसर है वो सबसे अच्छा यही है, थर्ड, कि प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर। 5 कह रहा है कि इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। देखिए यहाँ पर अधिगम अशक्तता के बारे में आपको सबसे पहले अधिगम अशक्तता होता क्या है इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए जो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से जो कंसेप्ट बेसिस 10-12 लेक्चर है उसको आप देखिए और उससे आपकी जो समझ होगी वो विकसित हो जाएगी। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करने में दक्ष हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। तो देखिए 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि जो है वो बिल्कुल निम्न कैटेगरी के बच्चों में आता है। ये तो इसलिए गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। देखिए ये हो सकती है क्योंकि धारा मतलब जो बच्चों को जो पढ़ने की जो प्रवाह होती है उसमें तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई अगर हो रही है तो हो सकता है कि उसमें अधिगम अशक्तता हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, ये अधिगम अशक्तता, ये तो बिल्कुल बदमाश बच्चे का लक्षण है, तो ये नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, ये भी सही नहीं है। तो ये आपका जो है ये सेकेंड ऑप्शन का ऑप्शन ही सही होगा। क्या होगा, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने मतलब उसको क्या हो रही है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है और शब्दों पर जो है पलटकर जाने में कठिनाई हो रही है, अधिगम अशक्तता यही होता है। अगर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ही समझ में आई तो आप जो हैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट बेसिस जो लेक्चर है वो आपको देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। इसमें जो बताया जा रहा है क्वेश्चन है कि कौन सी, यहाँ जो है कौन सी आकलन पद्धति के बारे में पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को, उनकी जो है सबसे मतलब अच्छी क्षमता को पोषित करता है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से जो है किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को जब बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण मतलब बहुविकल्पीय माध्यम के द्वारा जो हम लोग परीक्षण करते हैं तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि इसमें जो है इसी में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, तो ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। सेकेंड जो है कह रहा है कि जब परीक्षा के अंकों माने परीक्षा में जो अंक लाया है वो और विद्यार्थी की योग्यता और विद्यार्थी की जो योग्यता है के बीच जो है सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है ये बातें, क्योंकि देखिए जो विद्यार्थी मतलब ज़रूरी नहीं है ये कि देखिए विद्यार्थी में अगर योग्यताएं हैं तो वो अच्छा अंक ला सकता है, बिल्कुल है कि नहीं। सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, लेकिन ये जो है उसकी सर्वोत्तम क्षमता को पोषित नहीं, मतलब अगर आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छे नंबर ला लेते हैं तो उसकी सर्वोत्तम क्षमता को जो है पोषित नहीं करती है ये बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 6 इसका 3 जो है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। देखिए ये बातें कुछ हद तक सही है। इसमें कह रहा है कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन ठीक तथा विद्यार्थियों के
वैकल्पिक समाधानों को, मतलब समाधान जो है वो वैकल्पिक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो उसका लिमिटेशन हो कि आप इसी के द्वारा जो है उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आकलन की विभिन्न विधियों, मतलब आकलन करने की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जा सकता है। तो यही बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जा सकता है। ये बात यहाँ महत्वपूर्ण लग रही है। उसके बाद चलिए फोर्थ देख लेते हैं। करा है कि जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता, देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ अंक और सफलता का स्थान जो है ये पोषित नहीं करता है उसके विद्यार्थियों की जो है सर्वोत्तम क्षमता को। इसीलिए जो है इसका 6 का 3 ऑप्शन ही सबसे अच्छा और उत्तम माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की साहब क्या कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, देखिए ये बातें भी मैं कंसेप्ट में जहाँ मैं हैंड रिटेन नोट्स दिया था वहाँ जो है इसको स्पष्ट तरीके से बोला गया है। चलिए देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार कह रहा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही क्या है कि अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ये नहीं है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बच्ची अपने आप जो है क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र की आपके पास नॉलेज हो, तो आप उस वहाँ जाके देखें। इसमें जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही है। कह रहा है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच अंतर, ये होगा तो भी आप कर सकते हैं। तो इसका जो है 7th का थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पियाजे के, देखिए आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पियाजे साहब का जो सिद्धांत है ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है और आपको पहले ये जानना ज़रूरी है, उसके बाद आप इस आंसर का अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो इसका जो आपका जो है आंसर है ये 4, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। देखिए इसका सारा ऑप्शन देख लेते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, देखिए जब ये याद करने की बात आएगी तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, देखिए पुरस्कार दे करके ज़रूरी नहीं है कि उसके व्यवहार में जो उपयुक्त परिवर्तन किया जा सकता है या अच्छी परिवर्तन की जा सकती है। नेक्स्ट है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, ज़रूरी नहीं है कि समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा अगर उसको कुछ सहारा उपलब्ध करा दिया जाए तो उसका जो है मतलब बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन सही होगा। अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से सीखते हैं, ये जो है पियाजे साहब का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे, देखिए पियाजे साहब का जो है बच्चों का जो विकास की अवस्थाएं बताए थे वो 4 अवस्थाएं थी, पहले वो आपको जानना चाहिए। तो ये कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो पूर्व संक्रियात्मक, देखिए क्वेश्चन आपका मेन थीम क्या है क्वेश्चन का कि बच्चे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कुछ याद करने में जो है याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो निम्नलिखित जो कारक दिए गए हैं उसमें से कौन सा इस असमर्थता का मेन कारण होता है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। सेकंड है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। ज़रूरी नहीं है कि उच्च स्तर की जो है अमूर्त तार्किकता होगा तो ही उसमें ऐसी असमर्थता होगी। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत कल्पित तथ्य, यहाँ जो है व्यक्तिगत कल्पित कथा के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है विचार की अनुत्क्रमणीयता या पलट न सकने, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि विचार की अनुत्क्रमणिकता, अगर विचार की वो अनुत्क्रमणीयता न कर सके या उस पलट न सके तो जो है उसे याद रखने में क्या हो सकती है, बच्चे को असमर्थता महसूस हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते। कह रहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण किस टाइप का प्रक्रिया, चलिए देख लेते। कह रहा है कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। देखिए ये बातें सही लग रही है कि समाजीकरण, समाज में समायोजन क्या होता है कि मूल्यों,
विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने को ही समाजीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मित्रों के साथ सामाजिक बनने से ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अपने मित्रों के साथ सामाजिक बन गए तो आप एक अच्छा, आप में जो है अच्छा समाजीकरण का गुण विकसित हो गया है। तो ये तो आपका ऑप्शन वैसे ही गलत है। देखिए घुलने मिलने तथा समायोजन की, ये भी सही नहीं। सिर्फ घुलने मिलने और समायोजन को ही समाजीकरण नहीं कहा जाता। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप में जो है समाज के और संस्कृति की आलोचना करना अगर आप सीख गए तो इसका मतलब है कि आप में समाजीकरण हो चुका है। तो ये जो है 10th का फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे उत्तम ऑप्शन है कि समाजीकरण। देखिए जब मैं समाजीकरण के बारे में समझाया था तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैंने बोला था कि समाजीकरण क्या है कि मूल्यों, विश्वासों, देखिए समाजीकरण के लिए समाज का जो कुछ मानदंड होता है उस मानदंडों पे चलना, उस मानदंड को पूरा करना ही समाजीकरण कहा जाता है। इसीलिए जो आपका 10th का फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या कह रहा है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। क्या कह रहा है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए ये बिल्कुल बातें सही है कि उच्च स्तर पर जो है अध्यापक सिर्फ मतलब लेना नहीं चाहिए ऐसा निर्णय, लेकिन केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ऐसा संभव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अध्यापकों को की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश के से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। ये बातें बिल्कुल गलत है। बच्चे गरीब हो, अमीर हो, किसी या कहीं से भी हो, उनमें जो है अपेक्षाएं कम नहीं होती और न होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते। कह रहा है कि मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ये बातें भी बिल्कुल गलत है। एक समावेशी कक्षा या एक विद्यालय में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और अगर ये ऑप्शन में है तो आपका तो ये वैसे ही ऑप्शन कट जाता है। चलिए 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर क्या कह रहा है कि लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये बातें भी बिल्कुल गलत है। लड़कियां भी आज जो है बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, तो ये बातें तो ऐसे ही गलत हो जाती है। तो 11th का जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही उत्तम लग रहा है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका समाज से के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वंचित वर्गों से आता है तो एक अध्यापिका के रूप में आप जो है उनकी प्रभावशाली तरीके से जो है प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये आपको प्रतिक्रिया खोजना है। तो देखिए अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। देखिए ये बातें जो हैं मतलब कुछ हद तक सही लग रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है। 12 का सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है कि वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, ताकि वे, देखिए यहाँ पता नहीं चल रहा है लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनना ताकि वे उनका अनुपालन कर सके। बिल्कुल ये बातें जो है कुछ हद तक सही लग रही है। चलिए इससे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थी व्याख्या तथा स्वयं के उन तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सबसे सही होगा। 12 का जो है थर्ड ऑप्शन ही आपका सबसे सही होगा, क्योंकि देखिए विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है, ये नहीं होना चाहिए। पक्षपात या रूढ़िबद्धताएं जो होती है वो किसी भी तरह की रूढ़िबद्धताएं वो विद्यालय में नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष के बारे में कह रहा है में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर
बहुसांस्कृतिक कक्ष है तो आप जो अगर एक शिक्षिका हैं तो आपको क्या सुनिश्चित करना है कि आकलन में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, ये बातें कुछ हद तक सही रह सकती है, क्योंकि देखिए आकलन की जो है उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 13 और थर्ड कह रहा है इसका। देखिए इसमें भी वैसे स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन चलिए थर्ड देखते हैं कि अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करने हेतु विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को आप पूरा करें, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है आकलन उपकरण के मानकीकरण, ये भी गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आकलन उपकरण के मानकीकरण पे रह के ही आपको आकलित करना है, क्योंकि आपका कक्षा जो है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है। तो इसके लिए आपका जो है सेकेंड ऑप्शन ही सबसे सही लगता है, क्योंकि देखिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उनको जो है आकलित करने में ये सबसे अच्छा मदद करेगा उनको। तो यही जो है 13 का सेकेंड ऑप्शन ही सबसे बेटर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 14। देखिए अगर आपके पास जो है नॉलेज नहीं भी है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं और ऑप्शन को गौर से देखते हैं, उसके शब्दों पर ध्यान देते हैं, तो आप 80 से 90% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको समय कम लगेगा, क्योंकि इसमें जो है इतना लंबा CTET में क्या होता है कि आपको लंबा लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ऑप्शन भी लंबा लंबा होता है, तो इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए आपको ये गुण डेवलप होना चाहिए आप में, और आपको जो है थोड़ा मेहनत भी करना चाहिए। तो जो क्लास लेक्चर है उसको भी आप गौर से देखिए, और इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा सारा बात। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोलबर्ग ने बिना किसी क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी प्रमुख आलोचना क्या है। तो देखिए कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। देखिए बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि उनके जो सिद्धांत दिए उसमें कुछ अनुभूति है। तो इसके लिए आपको वो सिद्धांत पहले जानना जरूरी है। चलिए सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। तो ये भी जो है ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, ये गलत है। नेक्स्ट है कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। क्या कह रहा है कि नैतिक तार्किकता जो है विकासात्मक है। और 4 ऑप्शन जो है आपको कह रहा है कि कोलबर्ग ने पुरुषों व महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ये जो है सही है, क्योंकि उन्होंने जो है सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में नहीं बताया है। तो इसलिए 14 का जो आपका 4th ऑप्शन सही है। तो देखिए इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तब आपको जो है फैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको फैक्ट जो है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मदद करता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपको आता है आपके एग्जाम में, तो आपको फैक्ट भी कुछ जानना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा जो है प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। किनके द्वारा? तो वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास का तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो चलिए देख लेते हैं। कहिए विकास अधिगम के से स्वाधीन है। तो ये जो है विकास अधिगम के स्वाधीन है। देखिए ये बातें कुछ हद तक सही लग रही है, लेकिन उनके द्वारा ये जो है आपको वाइगोत्स्की साहब जो दिए हैं उन्हीं के बारे में आपको देखना जरूरी है। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। देखिए यहाँ कह रहा है कि विकास प्रक्रिया किसी में अगर अधिगम प्रक्रिया कुछ सीखने समझने पढ़ने से पीछे रह जाती है, तो ये ऑप्शन 15 का जो है आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन में को अगर आप सोल्व अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आपको जो है फैक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आपको फैक्ट भी कुछ जानने की ज़रूरत है। तो ये जो है इसके लिए बहुत सारा वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते। कह रहा है किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। शिक्षिका के बारे में कह रहे हैं कि उनको जो है बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में वो किस तरह से
सहायता कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। देखिए, ये बातें जो हैं कुछ हद तक सही लग रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। देखिए, वस्तु रूप में पुरस्कार देना ये तो वैसे ही गलत है। चलिए इसका थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि समस्याओं का अगर आप उत्तर दिखा देंगे तो बच्चे उस पर अच्छी तरीके से सोच या समझ विकसित नहीं होगा, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के यहाँ पता नहीं चल रहा है, मैं पढ़ देता हूँ स्पष्ट रूप से, आप देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। ये जो है फोर्थ ऑप्शन का जो है करा कि विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सिर्फ सही समस्या का समाधान उपलब्ध करा देंगे तो उसमें जो है समस्या समाधान का गुण डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है आपको ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सबसे उत्तम लग रहा है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं, माने समस्या जो है विविध प्रकार की होना चाहिए, का समाधान करने के मौके देना, जिससे जो है उनमें क्या होगा, अगर विविध प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे तो उसमें जो है समस्या समाधान करने का गुण विकसित होगा तथा हल करने में करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तो ये जो है 16 का जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा और सबसे अच्छा, देखने से भी सबसे अच्छा यही लगता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। चलिए, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, ठीक है। इसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है। उसका जो है बिल्कुल ये सबसे अच्छी बात ही होती है, अगर आप किसी भी चीज़ का दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बना लेते हैं तो आप में समझ बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है। चलिए, प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह किस टाइप का प्रश्न हो सकता है, तो चलिए इसको भी देख लेते। कह रहा है कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो सोच रही है तो अपने विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, ठीक। चलिए, ये बातें हद तक सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, ये उतना सही नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है, कह रहा है कि अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। और फोर्थ है, परीक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो इसमें जो आपका सबसे उत्तम ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो 17 का आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 18 देख लेते हैं। 18 कह रहा है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। मतलब कक्ष कैसा है, शिक्षार्थी केंद्रित है, मतलब तो इस बात को आप समझिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए, देखिए अंकों के लिए मुकाबला कर रहा है कि जब भी आपको शब्द ढूंढना है कि किस शब्द से मैं इस ऑप्शन को कट कर सकता हूं, तो आपका जो है ये जो है अंकों के साथ मुकाबला, ये वैसे ही गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना तथा बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। देखिए, मुख्य तथ्य का जो है व्याख्यान के लिए सिर्फ व्याख्यान पद्धति का प्रयोग जो है अच्छी बातें नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उससे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही बातें अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में, देखिए ये बातें सबसे उत्तम लग रहा है। क्यों लग रहा है सबसे उत्तम, कि देखिए इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना, मतलब इस प्रकार की पद्धति उनको लाना चाहिए जिसमें जो है शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम, मतलब उसकी जो क्षमता है, उसकी जो दक्षता है, उसके पहल करने में प्रोत्साहित हो सके। तो ये जो है आपका सबसे उत्तम आंसर होगा 18 का। चलिए 19 देख लेते हैं। 19 कह रहा है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसे सहमत हैं। आपका क्वेश्चन जो है मेनली इस बात पर है कि जैसे लड़का या लड़की है तो उनकी जो योग्यताएं होती है तो
उनमें जो है आनुवंशिक घटकों के कारण है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किससे सहमत हो? चलिए देख लेते हैं कि लड़कों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कियों के बारे में था, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। देखिए, ऐसा हम लोग के समाज में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन हम लोग आगे भी देखेंगे, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जन्म से इस प्रकार के नहीं होते हैं। उसको जिस तरह से ढाला जाए वह उस तरह का कार्य कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है कि यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती है। ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही बातें सत्य हो, क्योंकि लड़कियां भी अब सारे काम करती है। तो इसीलिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था वही बातें, क्योंकि देखिए समाज में ऐसा होता है कि लड़कियों को जो है पहले से ही सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ये सामाजिक कारण हैं, इसलिए आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन कर रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के अवबोधत आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। कौन सा हो सकता है? तो 20 का कह रहा है कि फर्स्ट, संगीतमय, अंतःवैयक्तिक, आध्यात्मिक और भाव विषयक। तो इसका जो आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, अंतःवैयक्तिक। कैसा होगा? अंतःवैयक्तिक। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 21। देखिए 21 कह रहा है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि बाल विकास का एक सिद्धांत है। चलिए देख लेते हैं। विकास परिपक्वन तथा अनुकूलन के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ये बातें बिल्कुल सही है। विकास जो है परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के वजह से घटित है। ये बातें सत्य लगती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। बिल्कुल सही बात ये नहीं है, क्योंकि विकास जो है बच्चे का गति का सही ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है 100%। ये 100% की बातें हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ये बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ अनुभव जो है विकास का निर्धारक नहीं हो सकता। विकास प्रबंधन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। जब ये दंड की बात आ गई तो ये एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास में दंड का कोई प्रावधान है नहीं। तो 21 का जो आपका फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही सही हो जाता है। चलिए सेकेंड देख लेते हैं। 22 कह रहा है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में जो है एक प्रमुख विभिन्नता है। तो वाइगोत्स्की और पियाजे साहब के बीच जो है क्या एक प्रमुख विभिन्नता है? 22 का आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो वाइगोत्स्की और पियाजे का जो है मतलब सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन है कि ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। और थर्ड है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। और फोर्थ है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो भाषा और चिंतन के बारे में जो है उनके दृष्टिकोण में भिन्नताएं देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 23 कह रहा है कि प्रकृति पालन पोषण एवं वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है? तो चलिए यहाँ ऑप्शन आपको चूज करना है कि एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये जो है बिल्कुल सही बात है, और मैं इसको बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन इसको जो यहाँ पर जो है हम लोग उत्तम नहीं मानेंगे। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है, इसको सबसे उत्तम नहीं मानेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड कह रहा है कि बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्ति होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल रहे हैं। देखिए परिवेश का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तो आपका ये जो है
सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए आनुवंशिक अगर कितना भी अच्छा हो लेकिन परिवेश अगर अच्छा नहीं होगा तो उस बच्चे का अच्छा विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। चलिए आपका फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये बातें भी बिल्कुल सत्य है। तो ये वंशानुक्रम और परिवेश जो है ये गुथे हुए हैं, यही ऑप्शन आपका जो है सबसे उत्तम होगा। तो इसका जो है 23 का जो है फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे उत्तम है, इसलिए 23 का जो है आपको फोर्थ ऑप्शन ही याद रखना है और एग्ज़ाम में भी लगाना है। चलिए 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। यहाँ जो कुछ कथनें दी हुई है इसमें आप किससे सहमत है, इसको जो है बिल्कुल अगर आपके पास जो है कुछ शब्दों को पहचानने की क्षमता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। देख लीजिए क्या कर रहा है कि अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए यहाँ एक बातें हैं पूर्ण रूप से, तो 100% वाली जहाँ तक बात होगी वो वैसे ही गलत हो जाएगी। तो ये जो है पूर्ण रूप से बाहरी उद्दीपन के द्वारा ही नियंत्रित होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर बच्चा कुछ करना ही न चाहे या उसके अंदर बहुत ललक है तो ज़रूरी नहीं है कि बाहरी उद्दीपन ही उसको पढ़ने पर मजबूर करे, सीखने पर मजबूर करे। तो ये आपका जो ऑप्शन फर्स्ट वैसे ही गलत हो जाता है। 24 का सेकंड देख लीजिए। कह रहा है कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ये बातें सही मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए अधिगम जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए इसका थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जा सके। देखिए बिल्कुल यहाँ गलत है, क्योंकि जब ज़रूरी नहीं है कि इसका अंकों के रूप में ही आकलन हो तो ही वो अधिगम होगा। तो ये तो आपका सेकंड थर्ड ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। फोर्थ कह रहा है कि अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। देखिए ये बातें भी सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है उसके व्यवहार में सारा कुछ स्पष्ट हो तो ही इसका मतलब है कि वो उसमें अधिगम हो रहा है। तो ये बातें भी गलत है। देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट वैसे ही कट गया, सेकंड थर्ड भी कट गया और फोर्थ भी कट गया। आपके पास बचता है सेकंड ऑप्शन। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन ही सबसे अच्छा सिद्ध होता है यहाँ पर। तो आपको सेकंड ऑप्शन ही लगा के आना है एग्ज़ाम से। देखिए यहाँ इस चैनल पर आपको यही विशेषता मिलेगी कि आपको रटने के लिए बहुत कम कहा जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको मोटा मोटा बुक रटना है और बहुत सारे किताबें पढ़ना है तो ही आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आप में जो है कुछ ऐसे गुण भी डेवलप होने चाहिए और आपको जो आंसर जैसे आपने पिछला क्वेश्चन में देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 कह रहा है कि एक समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि, यहाँ पूछा जा रहा है समावेशी शिक्षा के बारे में, मूल आधार यह है कि क्या है। चलिए मूल आधार देख लेते हैं। फर्स्ट है समाज में विभिन्नता है और विद्यार्थियों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। देखिए ये बातें सही लग रही है, क्योंकि समाज में जो है बिल्कुल विभिन्नता है और विद्यार्थियों को जो है इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होना बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है एक समान मानक होना चाहिए। अगर एक समान मानक की बात कर रही है तो ये गलत हो गया, क्योंकि सभी लोगों को एक मानक समानता में हम लोग नहीं रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर हमें बहुत दया करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन कर रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की आवश्यकता करना लागत प्रभावी नहीं है। देखिए ये भी बातें, अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको अगर विशेष विद्यालय की व्यवस्था है तो वहाँ की जानी चाहिए, तो ये भी गलत है आपका। तो इसका जो है 25 का जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे सही मालूम पड़ता है। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होना आवश्यक है। ये ऑप्शन आपका सबसे अति उत्तम लग रहा है, तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन 25 का सही होगा। चलिए 26 देख लेते हैं। 26 क्या कह रहा है। 26 आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन 26, हाँ चलिए देख लेते हैं। 26 कह रहा है कि एक बच्चा
प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो समझिए कि आपका 60% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। ऑप्शन तो आप खुद छांटने में दक्ष हो जाएंगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या देखा जाएगा। कह रहा है कि एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि कक्षा में जो है अंकों के साथ, देखिए यहाँ कह रहा है कि अंकों के साथ सहसंबंध किया जाए। जब ये अंकों वाली बात आएगी तो आपका ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। देखिए शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। विदाउट मतलब बिना आकलन जो है अच्छा शिक्षण नहीं कहा जा सकता। अपने विद्यार्थी जो है अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, ये भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक, देखिए यहाँ सबसे पहले तो अगर सिर्फ इतना ही देख लेंगे एकमात्र निर्धारक, ये भी शब्द नकारात्मक प्रस्तुत करता है। वैसे विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, ये बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ वही अपने आकलन के निर्धारक नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ कह रहा है कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ये बातें सही है, क्योंकि देखिए विद्यार्थी जो है अध्यापक के साथ अगर आकलन के लिए योजना बनाएंगे तो आकलन को जो है अच्छी तरीके से किया जा सकता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। देखिए क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, और क्वेश्चन को हम बार बार इसलिए आपको रिपीट करके दिखाते हैं कि देखिए आप लोगों में भी जब एग्ज़ाम में आप बैठे थे ये गुण आप में होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को अगर सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। अगर आपके क्वेश्चन में समझ में आ गया तो आप 60% क्वेश्चन वहीं सॉल्व कर लिए, ऑप्शन तो खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका, ये जो बातें दी ही है इसमें जो कौन सा तरीका है जो अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की, कोई बच्चा अगर सृजनात्मक है, सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आपको क्या करना है, तो सृजनात्मक बच्चे को पहचानने के लिए उपयुक्त कारण यहाँ से ढूंढना है, वो भी सबसे अधिक उपयुक्त। तो कह रहा है कि यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये बातें जो है कहीं कुछ हद तक सही कही जा सकती है। कह रहा है कि बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से जब उस समय जब वह समस्याओं को हल करता या करती है, तो ये जो है सबसे उपयुक्त होगा। क्योंकि अगर विस्तृत रूप से अवलोकन करेंगे उस पर, और विशेष रूप से जब वह जो है जब वो समस्याओं को हल करती हो, तो और अच्छी तरीके से जो है उसके सृजनात्मकता को पता लगाया जा सकता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। देखिए ये सिर्फ मानकीकृत बुद्धि परीक्षण की बातें कर रहा है, तो ये मानकीकृत जैसा कोई शब्द जो है इसमें वैलिड नहीं है, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, देखिए ये तो वैसे ही गलती हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मक बच्चे की पहचान सिर्फ अगर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका सेकेंड ऑप्शन जो है 27 का सेकेंड ऑप्शन सबसे उत्तम है। चलिए 28 देख लेते हैं। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि, तो चलिए देख लेते हैं क्या विश्वास करती हैं। आप एक शिक्षिका हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय कहाँ, कौन सा उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणित अध्यापिका के रूप में जो आपको क्या विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती। ये बातें सही मानी जा सकती है, क्योंकि अगर गलतियां करते हैं तो उनको सीखने का और मौका मिलता है। तो चलिए इसका सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी को कार्य विधि के ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वह संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हो। बिल्कुल ये संकल्पनात्मक आधार समझना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। 28 का सेकंड वैसे ही गलत हो रहा है। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक, क्योंकि संकल्पना, बिल्कुल अगर संकल्पना नहीं समझ में है, जैसे संकल्पना का मतलब मेन जो है कंसेप्ट है, मेन थ्योरी, अगर वही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो बेड़ा गर्क है उसका।
चलिए थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। ये भी देखिए कहा जा रहा है कि सभी बच्चों में योग्यता नहीं होती, ये तो वैसे ही आपका गलत हो रहा है। चलिए फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल यहाँ जेंडर रूढ़िबद्धताएं की बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए जो आपका 28 का जो है फर्स्ट ऑप्शन जो था वही सबसे सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि विद्यार्थियों को जो है विद्यार्थियों की गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध करती है। तो ये जो है आपका 28 का फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्या कर रहा है कि इन कथनों में से आप किससे अधिक सहमत है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कथन है जिससे आप सहमत हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है। ठीक है, क्या है कि बच्चा के बारे में कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त और प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है क्योंकि ज़रूरी ये नहीं कि अगर कुछ मतलब प्रौद्योगिकी जो है अगर कुछ कमी है तो बच्चा जो है अनुत्तीर्ण होगा, ये गलत है। इसीलिए आप ये गलत वैसे ही यहाँ मिल रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ज़रूरी है माता पिता की शिक्षा का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा 29 का। चलिए थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। तो देखिए ये भी आपका गलत है। कैसे गलत है? एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन। कह रहा है कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। देखिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। कैसे गलत है? देखिए एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, ये बातें भी गलत है। तो आपका जो है 29 ये ऑप्शन ही सही है। देखिए कह रहा है कि एक बच्चे की असफलता, अगर कोई बच्चा असफल होता है तो व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया, बिल्कुल व्यवस्था वैसी नहीं है तो इसकी असमर्थता पर एक प्रतिबिंब है, मतलब उसी पर जो है एक सवाल उठ रहा है कि इस व्यवस्था कैसी है, इस पे बिल्कुल प्रतिक्रिया की जानी चाहिए। तो आपका जो 29 का फोर्थ ऑप्शन ही सबसे सही माना जा रहा है। चलिए और फोर्थ ही सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। चलिए देख लेते हैं कि इस बात पर निर्भर करता है अध्यापिका की मनोदशा पर, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के प्रति प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के प्रति देखिए पुरस्कार की जहाँ तक बात आती है तो ऑप्शन वहीं गलत हो जाता है, बच्चे के निष्पादन का स्तर, तो ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए अध्यापिका की मनोदशा पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताओं का भी नहीं पड़ता, तो आपका जो है बच्चे के निष्पादन का स्तर का ही सहारा देने में मात्रा एवं प्रकार, बिल्कुल बच्चे को सहारा देने में जो है वो बच्चे के निष्पादन स्तर पर ही मेन रूप से प्रभाव पड़ता है, निर्भर करता है। तो आपका जो 30 का फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, इसका अगला पार्ट जस्ट ही मैं आप लोगों के लिए कल ही अपलोड कर दूंगा, और आप लोग जो है इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, और अगर मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ तो आप लोग जो है वीडियो यूट्यूब में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके या फास्ट करके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए धन्यवाद।